राष्ट्रपति तथा पीएम के संबंध को बताता है। अब ये जो संबंध को बताता है तो इसमें तीन बातें हैं। इसे बनाइए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध को बताता है। जो संबंध बताता है उस संबंध में जो है तीन बातों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचना देता है। इसमें तो पहला बात ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के जितने भी क्रियाकलाप होंगे, चाहे प्रशासन से संबंधित क्रियाकलाप होंगे और चाहे विधान से संबंधित क्रियाकलाप होंगे, ये सब क्रियाकलाप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। नंबर एक, केंद्र के प्रशासन तथा विधान से संबंधित सभी निर्णयों को पीएम राष्ट्रपति को सूचित करेगा। दूसरा बात देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि केंद्र का जो प्रशासन है, जो विधान है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा, उसका फर्ज बनता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति यदि एक के संदर्भ में कोई सूचना मांगता है प्रधानमंत्री से, तो ऐसी दशा में जो है प्रधानमंत्री ये सूचना देगा। तो यहां पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री का स्वयं का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे। और दूसरा बात इसी में लिखा गया है, यदि राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगता है तो प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएगा। नंबर दो, एक के संदर्भ में जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह पीएम देगा। और तीसरा बात समझिए, यदि मान लीजिए कोई विषय है और मंत्रिपरिषद में रखा गया, निर्णय भी कर लिया गया, और राष्ट्रपति को लग रहा है कि मंत्रिपरिषद, मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसे समझिए कि कोई मंत्री है, तो मंत्री कोई भी निर्णय करेगा तो निर्णय कब करेगा? मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो उसमें निर्णय होगा, क्योंकि एक मंत्री का निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। तो किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया और राष्ट्रपति को लग रहा है कि मंत्री जो है, जो निर्णय ले रहा है वो मंत्रिपरिषद में नहीं रखा गया है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति अपेक्षा कर सकता है कि मंत्री जो निर्णय लिया है उसको मंत्रिपरिषद में रखा जाए विचार के लिए। ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए। नंबर तीन, यदि मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब मैं बताया था कि जैसे छोटा छोटा जितना कार्य है वो सब मैं बता दिया था। तो मैं बताया था कि जैसे मान लीजिए
अब कभी प्रश्न आता है कि कौन सा विधायी कार्य है, कौन सा कार्यपालिका संबंधी कार्य है, तो हम लोग को एक उसका भी लिस्ट बना लेना है कि राष्ट्रपति का विधायी कार्य, राष्ट्रपति का विधायी कार्य। और विधायी कार्य कहते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि संसद से संबंधित जितने भी कार्य हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है, तो राष्ट्रपति जब संसद का अंग है तो ऐसे दिशा में संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो चाहे कानून बनाना हो, चाहे संविधान संशोधन करना हो, चाहे संसद की बैठक करना हो, इससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों को विधायी कार्य कहा जाएगा। 2 लाइन कंसेप्ट लिख दीजिए। राष्ट्रपति संसद का अंग है, राष्ट्रपति संसद का अंग है, अतः संसदीय प्रक्रिया से संबंधित, अतः संसदीय प्रक्रिया से संबंधित संसद का अंग है, अतः संसदीय प्रक्रिया से संबंधित डैश कानून बनाना, कानून बनाना, संसद की बैठक बुलाना, आदि समस्त कार्यों को इसमें रखा जाता है, आदि समस्त कार्यों को इसमें रखा जाता है। आदि समस्त कार्यों को इसमें रखा जाता है। अब समझिए, अब इसका लिस्ट बनाना है। अब देखिए, पहले जैसे मान लीजिए, अब एक एक समझिए। जैसे हम लोगों के यहाँ जो है ये जो सत्र है, अब देखते हैं कि सत्र हम लोगों के यहाँ 3 होता है। जैसे पहला सत्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बजट सत्र, दूसरा जो सत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं मानसून सत्र, मानसून सत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। सुनते रहिए। एक होता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ये जो सत्र है, तो अब कोई भी सत्र होगा तो हमारे यहाँ 3 तरह के सत्र होते हैं। तो 3 तरह के जो सत्र होते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, एक तो सत्र बुलाना हुआ, सत्र बुलाना हुआ, एक हो गया सत्र का समापन, सत्र का समापन। ठीक, मान लीजिए बजट सत्र, जैसे सपोज करिए कि 4 जनवरी को बुला लिया गया, 4 जनवरी को बुला लिया गया, और ये बजट सत्र चलता है लगभग जो है 25 मार्च के आसपास, मान लीजिए। अब यहाँ सत्र बुलाया गया, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। सत्र बुलाया गया 4 जनवरी को, समझिए, लिखिए मत, मैं लिखवा दूंगा 2-4। सत्र बुलाया गया 4 तारीख को, और सत्र का समापन हुआ 25 मार्च को। तो कब बुलाया जाएगा और कब सत्र का समापन होगा? सत्र बुलाना और प्रोरोगेशन, सत्रावसान। तो ये जो सत्रावसान है, सत्र का समापन का मतलब सत्रावसान, सत्रावसान। इसको सत्र बुलाने का मतलब सत्र को आहूत करना, आहूत करना। ये दोनों कार्य तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके बीच भी छुट्टी होता है। जैसे 2-4 दिन का छुट्टी हो गया, अब 2-4 दिन का छुट्टी हो गया, इसके बीच जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट, स्थगन। इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, स्थगन। तो स्थगन का कार्य जो है देखा जाए तो लोकसभा में स्पीकर करेगा, लोकसभा में स्पीकर करेगा, और राज्यसभा में सभापति करेगा। ये तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्थगन का कार्य जो है राष्ट्रपति नहीं करेगा। अब मैं मान लीजिए कहूं कि 2 दिन के लिए छुट्टी हो गया, 2 दिन के लिए स्थगन हो गया लोकसभा में, तो कौन करेगा? स्पीकर। मान लीजिए हमने कह दिया कि अनिश्चितकालीन स्थगन हो गया, तो अनिश्चितकालीन स्थगन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अभी एक लाइन बोला हूं कि स्थगन चाहे 2 दिन का हो चाहे अनिश्चित हो, सब स्पीकर करेगा, तो राष्ट्रपति क्यों बोलेंगे? इसी को सैंडाई कहा जाता है। जैसे जो स्थगन होता है, जो स्थगन होता है 2 तरीके का होता है, एक निश्चित, एक अनिश्चित। अनिश्चित तो निश्चित स्थगन मान लीजिए 2-3 दिन निर्धारित है तो निश्चित हो गया, और अनिश्चितकालीन का होता है सैंडाई, सैंडाई अनिश्चितकालीन स्थगन। मान लीजिए सदन चल रहा है, अभी मान लीजिए भूकंप आ गया,
भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया तो मान लीजिए अब सब लोग भागेंगे ना, हम बोले कि रुकिए रुकिए पहले बता दें कब क्लास होगा, अरे चलने दीजिए बाद में सूचना जो भी मिलेगा। तो अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो काम कौन करेगा? मान लीजिए अनिश्चितकालीन स्थगन हो गया, तो अनिश्चितकालीन स्थगन हो गया, अब 4 दिन के बाद फिर बुलाना है बीच में, तो कौन बुलाएगा? स्पीकर। अभी बोला हूं कि जब शुरू हुआ तो राष्ट्रपति, जब समापन हुआ तो राष्ट्रपति, अब बीच में जितना कार्य होगा तो स्पीकर, काम खत्म। अब नंबर 1 लिखिए, सत्र बुलाना तथा सत्रावसान करना। सत्र बुलाना तथा सत्रावसान करना। अब ब्रैकेट लिख दीजिए, स्थगन, स्थगन तथा सैंडाई का कार्य, सैंडाई लिखता है हिंदी में भी, सैंडाई, सैंडाई मतलब अनिश्चितकालीन स्थगन, सैंडाई का कार्य स्पीकर ऑब्लिक सभापति करते हैं। मतलब निश्चितकालीन स्थगन और अनिश्चितकालीन स्थगन है तो उसको सैंडाई कहेंगे। दिमाग में रखना कि बीच वाला जितना काम होगा सब स्पीकर सभापति करेंगे। मान लीजिए लिख दिया ऐसे, कुछ कहानी लिख दिया, बीच में बजट सत्र रखा गया, ऐसे कहानी लिखेगा ना, बजट सत्र बुला लिया गया, अब बजट सत्र बुला लिया गया, बीच में प्रथम चरण बजट का पूरा हो गया, प्रथम चरण पूरा होने के बाद 10 दिन की छुट्टी कर दी गई है, अब दोबारा सत्र बुलाना है, दोबारा सत्र बुलाना है तो कौन कार्य करेगा? स्पीकर। दूसरा बात देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अरे वो तो कंप्यूटर में पड़ा रहेगा, भेज दूंगा। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे संयुक्त बैठक बुलाना, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बढ़िया। ये जो ज्वाइंट सेशन है, तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता मान लीजिए 1 नंबर पे अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर नहीं है तब कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर, मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का कौन करेगा? सभापति। उपसभापति। सभापति नहीं, क्योंकि वो सभापति सदस्य नहीं है। तो ज्वाइंट सेशन का कार्य तीसरे नंबर पर जो है उपसभापति करता है, उपसभापति करता है। तो यहां पर संयुक्त बैठक लिख दीजिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, संयुक्त बैठक बुलाना, संयुक्त बैठक बुलाना, संयुक्त बैठक बुलाना। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, स्पीकर 1 नंबर, डिप्टी स्पीकर 2 नंबर, उपसभापति 3 नंबर। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 1 नंबर पर स्पीकर, 2 नंबर पर डिप्टी स्पीकर, 3 नंबर पर उपसभापति, सभापति नहीं। था तो आंग्ल भारतीय वाला तो खत्म, 104वां संविधान संशोधन द्वारा। और फिर जैसे मान लीजिए अभी कल मैं बता रहा था आप लोगों को अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश कानून है, अध्यादेश जारी करना है तो कार्यपालिका संबंधी कार्य, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से कानून बनता है। ये भी माना जाता है कि जैसे मान लीजिए अध्यादेश है तो विधायी कार्य भी है और कार्यपालिका संबंधी कार्य भी है। जैसे मान लीजिए धन विधेयक रखवाना, तो धन विधेयक रखवाना तो वो विधायी कार्य में आएगा। नंबर 3, धन विधेयक रखवाना। लोकसभा भंग करना, लोक दोनों में आएगा, धन विधेयक रखवाना, लोकसभा भंग करना। संसद में अभिभाषण, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, संसद में अभिभाषण, संसद में अभिभाषण, तब समझिएगा संसद में जो अभिभाषण राष्ट्रपति करता है वो 2 अवसरों पर करता है। ये 2 अवसरों पर करेगा, एक तो बजट सत्र, बजट सत्र का मतलब हुआ कि वर्ष का जो पहला सत्र होता है, वर्ष का पहला जो सत्र है, तो वर्ष के पहले सत्र की अध्यक्षता वो जो है अभिभाषण करता है पहली। और दूसरा जो चीज होता है, नई सरकार की पहली बैठक पर,
नई सरकार की पहली बैठक पर कोई नई सरकार बनेगी तो उसकी जो पहली बैठक जब होगी तब उसकी तब उसके उसमें अभिभाषण करेगा। दो अवसरों पर अभिभाषण करता है। बजट सत्र में, क्योंकि बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है, कभी पहला सत्र लिखा तब भी सही है। और जब मान लीजिए नई सरकार जब बनेगी तो नई सरकार का जो पहली बैठक होगी उसमें अभिभाषण करेगा। तो सरकार बनने के बाद पहली बैठक। यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो अभिभाषण है, ये अभिभाषण जो है एक तरह से देखा जाए तो जो हॉल है बीच में, सेंट्रल हॉल, तो सेंट्रल हॉल में इसकी बैठक होती है। और यहाँ पर जो है जो अभिभाषण होता है वो अभिभाषण जो है मंत्रिपरिषद तैयार करता है। अब मंत्रिपरिषद जो तैयार करके लिख कर देगा वही वो पढ़ता है, अपने मन से कुछ नहीं पढ़ता है। और इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है। और जब अभिभाषण राष्ट्रपति पढ़ देता है उसके बाद थैंक्स मोशन रखा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। तो कभी प्रश्न पूछे कि धन्यवाद प्रस्ताव जो है किस अवसर पर रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। 2 लाइन नीचे नोट करके लिख दीजिए। अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करता है, अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करता है, अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करता है जिसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है। जिसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है। इसके बाद सरकार धन्यवाद प्रस्ताव रखती है, जिसे साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है, जिसे साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। जिसे साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। मतलब थैंक्स मोशन किस बहुमत से, तो साधारण बहुमत से। एक और कंसेप्ट क्लियर करिए, सरकार हमेशा विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव से जाती है, अन्य किसी प्रस्ताव से नहीं जाती है। क्योंकि एक साल क्वेश्चन पूछ रखा है 5-7 साल पहले, कटौती प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता तो क्या होता है, तो गाइडो ने गलत आंसर लगा रखा है, सरकार चली जाएगी। सरकार नहीं जाएगी। कटौती प्रस्ताव अभी आगे पढ़ाऊंगा। कटौती प्रस्ताव जो है यदि मान लीजिए पारित भी हो गया लोकसभा में, कटौती प्रस्ताव यदि पारित भी हो गया तो सरकार त्यागपत्र नहीं देगी, सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है। क्यों? क्योंकि कई तुरंत विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव अब ला देगा कि आपका तो बहुमत है ही नहीं है। वैसे तो कटौती प्रस्ताव पारित हो नहीं सकता क्योंकि सत्ता पक्ष के सभी लोग हैं, लेकिन किसी कारण से यदि पारित हो भी गया तो सरकार त्यागपत्र नहीं देगी, बल्कि सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। तुरंत विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तुरंत लाएगा, लाकर तुरंत चर्चा और मतदान करा देगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव से सरकार जाती है, अन्य किसी प्रस्ताव से नहीं जाती है। एक लाइन कहीं पर लिखी डालिए, विश्वास आबलिक अविश्वास प्रस्ताव से सरकार जाती है, अन्य किसी प्रस्ताव से नहीं। या कुछ भी मैं लिखूं, काम रोको प्रस्ताव लिखूं चाहे स्थगन प्रस्ताव लिखूं, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं। विश्वास आबलिक अविश्वास प्रस्ताव से सरकार जाती है, अन्य किसी प्रस्ताव से नहीं। क्योंकि उसका सदस्य नहीं होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति जो है, तभी तो प्रश्न आता है कि भाई कौन ऐसा सदस्य है जो सभा, कौन ऐसी सदन की अध्यक्षता करता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो मान लीजिए अब हमने आंसर बनाया लोकसभा, नंबर 2 बनाया विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद, नंबर 4 राज्यसभा। आप ही बताइएगा। अब इसमें ए आंसर हमने बना दिया, मान लीजिए ए आंसर बना दिया, कुछ बना दिया, मान लीजिए 4, केवल 4। बी बना दिया जो है 3 और 4, सी बना दिया, मान लीजिए कुछ बना दिया, मान लीजिए 4 और 1 बना दिया, कुछ भी। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि
कौन से सदन है जिसमें जो है बिना सदस्य हुए जो है वह सभापतित्व का काम वो करता है? राज्यसभा और विधान परिषद कैसे होगा? केवल राज्यसभा। विधान, हाँ मतलब जो भी है, विधान परिषद नहीं होगा। विधान परिषद का अध्यक्षता वही करता है जो उससे चुना जाता है। ठीक है, आप लोग एकदम भावना में बह के बोलते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या ये, थोड़ा रुकना पड़ेगा उसको। अब इससे पहले एग्जाम में गलती हो जाता है, खूब अच्छा से लिख देगा, गलत करके चले आएंगे। ऐसे मान लीजिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, वो भी विधायी कार्य है। लिख दीजिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। इसी में लिखते रहिए। इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए राज्यपाल जो विधेयक आरक्षित करता है, अनुच्छेद, गवर्नर जो है विधेयक जो आरक्षित करता है, अनुच्छेद 201। ठीक, और जो राष्ट्रपति जब निर्णय करता है तो किस अनुच्छेद के तहत? 200 पर राज्यपाल आरक्षित करता है और 201 के तहत राष्ट्रपति निर्णय करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो 201 के तहत राष्ट्रपति जब निर्णय करेगा आरक्षित विधेयक पर, तो ऐसी दशा में ये भी इसका विधायी कार्य है। लिख दीजिए अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय करना। अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय करना। हमें ब्रैकेट लिख दीजिएगा कि राज्यपाल 200 के तहत आरक्षित करता है। कि जितनी बार आप लिखेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बेयर एक्ट खोल लेंगे ना तो 4-5 दिन में समझ में नहीं आएगा। 8 पेज लिखा हुआ है, देखिएगा 200 और 201, 7-8 पेज लिखा हुआ है, कन्फर्म कहीं कुछ नहीं लिखा है। हम लोग भी शुरू में पढ़ते पढ़ते थक जाते, यानी एक लाइन लिख तो दिए होते। और आता खूब है कि राज्यपाल विधेयकों को आरक्षित किस अनुच्छेद के तहत करता है? 200। जब राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति निर्णय करेगा तो 201 के तहत। जैसे अभी मैं बताया कि जैसे हम लोग के यहाँ अधिकांश जो आयोग हैं, तो जैसे मान लीजिए एससी आयोग है, एसटी आयोग है, या यूपीएससी है, चाहे कैग है, इस तरह से अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट उसको देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको संसद के भीतर रखवाता है। तो ये भी उसका विधायी कार्य है। लिख दीजिए विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट को संसद में रखवाना। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट को संसद में रखवाना। संसद में रखवाना। ठीक है। अब इसी तरह से जो है कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, अभी जैसे मैं बता रहा था कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और उसमें कल मैं बता रहा था कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करता है, अनुच्छेद 53 में लिखा है। तो यहाँ पर केंद्र स्तर पर जितना भी कार्यपालिका संबंधी कार्य होगा सब राष्ट्रपति के नाम से ही माना जाएगा। आईएएस की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति। तो अब जितनी नियुक्तियां होंगी सब राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। तो 2 लाइन कंसेप्ट लिख दीजिए। केंद्र स्तर पर सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। केंद्र स्तर पर सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जो स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारी के माध्यम से करता है। जो स्वयं या अपने अधीनस्थ
अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो अनुच्छेद 75 है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो 75 में जो है 75(1), 75(2), 75(3) ये 3 चीजें हैं। तो 75(1) जो कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह से करेगा। ये बात अनुच्छेद 75(1) में लिखा गया है। यहीं पर लिख दीजिएगा एक लाइन, ऐसे बना लीजिए। अब 75(1) में लिख दीजिए कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह से करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह से करता है। और देखिए जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मान लीजिए हम कहें पीएम होता है। अब पीएम होता है हमने ए लिख दिया। मान लीजिए संसदीय दल का नेता हमने बी लिख दिया, मान लीजिए मनोनीत। हमने सी लिख दिया जो है चयनित। और फिर हमने लिख दिया डी नियुक्त। एक ही आंसर लगाना है, नियुक्त लगाएंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं, सब सही है। लेकिन संविधान में पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट लिखा है, इसलिए हम लगाएंगे। वहीं ब्रैकेट लिख दीजिएगा, पीएम नियुक्त होता है। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यूपीपीसीएस वाला पूछता है, वहां 4 लोग बहस करने वाले मिल जाएंगे कि बताइए संसदीय दल की बैठक होती है तो नेता तो होता है ना। किसी व्यक्ति को अरे संविधान में क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट की जब बात की गई तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं भाई। हमें कहते हैं ऐसे समझिए, मान लीजिए आईएएस अधिकारी क्या होता है, नियुक्त होता है। सही बात है, और क्या, नियुक्त होता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर सभी अधिकारी पद धारण करते हैं। सही बात है, भले आप प्रतियोगी परीक्षा से गए हैं, लेकिन संविधान में जो लिखा गया कि सभी अखिल भारतीय सेवा और जो केंद्रीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा बात समझिए 75(2), जैसे 75(2) है, मैं बताया कि जितने भी मंत्री हैं सब मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब कि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंडिविजुअल जो रिस्पांसिबिलिटी है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। और जो इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है वो किस अनुच्छेद में, तो 75(2) में। यहीं पर नीचे लिख दीजिएगा 75(2) में, केंद्र के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। केंद्र के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब प्लीजर बाय प्रेसिडेंट, इच्छा पर। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ब्रैकेट में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब कभी पूछे कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, 75(2) में। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75(3) में। तो यहां पर देखते हैं, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं कहूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सही बात, देख रहे हैं ना, गलत ना, मंत्री लिखा हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और इच्छा पर पद धारण नहीं करता है। जब तक लोकसभा में बहुमत होगा तब तक पद धारण करता है। वही ब्रैकेट में लिख दीजिए, पहले ये भी गलत कर चले आए। ब्रैकेट में लिख दीजिए, पीएम लोकसभा में बहुमत की इच्छा पर पद धारण करता है। पीएम लोकसभा में बहुमत की इच्छा पर पद धारण करता है।
अब जब तीसरा बात यहाँ पर 75(3) समझिए। अभी जो बताया हूँ कि 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति नहीं, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक चलेगा। इसी बात को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है, जो 75(3) में पाया जाता है। लिख दीजिए यहीं पर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ब्रैकेट में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, ये 3 लाइन ध्यान रखिएगा। जो कल मैं बताया था कि ये जो राष्ट्रपति है और दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंध बताया था, कल बताया था ना। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध है तो ये किस अनुच्छेद में है? 74 टिक लगाइएगा। जो कल फोटो बनाए थे ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा, 42वें संशोधन में बाध्य कर दिया गया, फिर 44वें संशोधन में एक बार पुनर्विचार की बात की गई। यह जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंध है वो अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, तो मैं बताया कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और देखिए जितने भी मंत्री होते हैं सब मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। तो जितनी भी नियुक्तियां हैं, एक सामान्य सा अवधारणा बनाइए कि जैसे मान लीजिए महान्यायवादी है, चाहे सीईसी है, चाहे ओईसी है, चाहे यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। इस बार भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस बार भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब कि अब कहीं ऊपर से तो सिलेक्शन हम लोग क्या नहीं पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से 2 सिलेक्शन है और रैंक थोड़ा सा कम है। अब मैं जो है, अब रात में फोन आया इन लोगों का कि सर बहुत अच्छा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, लगना है, विकास का नहीं हुआ है। हाँ उसका फोन आया था, शैलेश का नहीं हुआ ना, पंकज का हुआ है, सर्वेश का हुआ है, लेकिन इन लोगों का रैंक 600 के आसपास है। नहीं सिलेक्शन तो हिंदी माध्यम का ठीक ठाक हुआ है, सिलेक्शन में कमी नहीं है। देखिए रैंक तो बताया ही। ये बताइए हिंदी माध्यम से भी तो रैंक ऊपर से है। नहीं नहीं 50, हाँ 50 के आसपास भी रैंक है हिंदी माध्यम के। हाँ ये मत समझिए हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधरा है। मैं तो बोला हूँ माध्यम के चक्कर में मत पड़िएगा, क्वालिटी के चक्कर में पड़िएगा। बस ये मान लीजिए कि हिंदी माध्यम में थोड़ी गुणवत्ता की कमी हो गई है। बताइए 50 के आसपास रैंक है हिंदी माध्यम का, बढ़िया रैंक है। अब वो समस्या ये है कि भाई आईआईटी वाले आते हैं सीधा, और आईआईटी वाले आते हैं सीधा तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को जो है वो देखा जाए तो 15-16 घंटा पढ़ना जो है इनका सामान्य रूटीन होता है, सामान्य रूटीन होता है। हम लोग क्या 15-16 घंटा पढ़ने के बाद तो बुखार उखार पकड़ लेगा। 1-2 दिन पढ़ सकते हैं, वो सब मालूम है 6 महीना साल भर लगातार पढ़ने वाले हैं सब। 9 बजे रात में बैठ जाएंगे, सुबह 4 बजे भोर तक पढ़ रहे हैं। यहाँ तो 9 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक जो 10 बार चाय पी लिए कम से कम। 53 वही तो कर रहा हूँ, 50 के आसपास है। बाकी सब नीचे वाला मामला है। हाँ लेकिन हाँ 50 के आसपास 4-5, हाँ 3-4 बच्चे लोग। अब जब देखिए इसमें मैं बता रहा था, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए नंबर 2, हिंदी माध्यम में गुणवत्ता नहीं है। आप लोग भी मानिएगा, जब सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा ना तो आप लोग को अपने से भी पता चलेगा। आप लोग खुद भी कहेंगे कि बताइए हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, 1 महीना में मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक।
अब आप अपने से पूछिएगा कि जितना सब बड़ा बड़ा कोचिंग में सब चलता है, क्या गुणवत्ता पढ़ाने की रही है? अब तक तो राष्ट्रपति, महान्यायवादी और स्पीकर तक खत्म हो गए होते इतने देर में। स्टूडेंट में भी कमी है, स्टूडेंट में कमी नहीं है, है? मेहनत करता है, लेकिन बैलगिरी वाला मेहनत नहीं चाहिए। एकदम बिस्तरे पर लोट पोट मचाए हैं बैलगिरी वाला। ये बताइए, लेकिन आप मानेंगे थोड़े ना। अब मालूम है हम मटेरियल हम बनाएंगे तो फिर मानेंगे थोड़े ना। आप 4 जगह और यूट्यूब पर जाके ढूंढेंगे। हाँ, ये भी चीज है। दूसरा चीज और भी है, गुणवत्ता। हाँ, लिखते हैं। और दूसरा चीज और भी है, क्वालिटी, गुणवत्ता की भी कमी है। आप ये बताइए, जीसी लियोंग वाली किताब कोई पढ़ा होगा, ज्योग्राफी वाली? आपने पढ़ा? ये बताइए, जीसी लियोंग की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब क्या जबरदस्त है। ठीक, ये बताइए, घास भूसा की तरह जो मोटा मोटा किताब है, उसकी जगह पर वही पढ़ लीजिए। ये मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं ना हम लोग ज्योग्राफी का, सब बेकार है, उतना कुछ नहीं आता। नहीं, एक हम लोग जमाने में यूपी बोर्ड में मित्तल वाली किताब चलती थी, मोटकी वाली किताब इतनी थी, आपको याद होगा। ये बताइए, उससे फिजिक्स में क्या हुआ? कुछ हुआ हम लोगों से? कोई फायदा नहीं। उस समय नष्ट करने वाली बात हुआ कि 2 साल समय नष्ट हुआ। मैं बताया ना कि मैं जब पढ़ने गया, वो बीएचयू वाले सिन्हा सर थे, तो मैं ऐसी मोटी वाली किताब लेके गया। बोले क्या है? बोले इसको एक काम करना, ये बेच के वहीं गोलगप्पे खा के आओ पहले। बड़ा तेज गुस्सा आया, समझिए कि इतना महंगा किताब खरीदा था। बोले कि दोबारा दिखाई मत देना इसको लेकर, क्योंकि वो बोलते थे इतना फिजिक्स नहीं पढ़ना है, इतना रामायण लगाने की जरूरत नहीं है। वही बात है, गुणवत्ता। इंग्लिश मीडियम में कहाँ फिजिक्स में मित्तल वाला हिसाब किताब था? कुछ नहीं। वो सब पतला पतला, नहीं वो क्या बोलते हैं जो, नहीं वो भी एक, हाँ चलता है। वो दूसरा और भी एक, कुछ बहुत सारी किताबें हैं उसमें। एक एरोडोक वाली किताब थी, केमिस्ट्री वाली, तगड़ी वाली किताब। चलिए, इसमें एक हो गया। 2 नंबर लिख दीजिए। नंबर 2, महान्यायवादी, सीईसी, महान्यायवादी, सीईसी, ओईसी, महान्यायवादी, 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 सीईसी, ओईसी, ओईसी, कैग, कैग, अब्लिक आईएएस आदि की नियुक्ति करना, आदि की नियुक्ति। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए जितने भी आयोग परिषद हैं, तो सामान्यतः आयोग परिषद के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करना। नंबर 3, आयोग आबलिक परिषद के अध्यक्ष आबलिक सदस्यों की नियुक्ति करना। आयोग आबलिक परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करना। सदस्यों की नियुक्ति करना, जैसे वित्त आयोग, SC आबलिक ST आयोग, यहां पर ध्यान रखिए कि जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष तो पीएम ही होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति पीएम करता है, वही ब्रैकेट भी दीजिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आबलिक सदस्य की नियुक्ति पीएम करता है। नहीं, नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है और जो सदस्य है, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। पढ़ा करिए, तुलनात्मक पढ़ा करिए, क्योंकि तुलना करेंगे तो याद रहेगा एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है एग्जाम में।
आप जो क्वेश्चन यहाँ सही कर रहे हैं ना, वहां गलत हो जाएगा। भयंकर प्रेशर होता है, दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि वहां प्रेशर ये होता है कि नहीं पास करना है। एक तो ये भी चीज है, तो हम लोग एकदम जो है वहां पर इस मानसिकता से जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप ये सोचिए जीवन की परीक्षा है, अच्छा से पढ़ के जाना है, जो होगा हो जाएगा, तब पास हो जाएंगे, फ्री माइंड से जाएंगे। जब एकदम प्रेशर बना के जाएंगे तो वहां पर फिर अफरा तफरी मच जाएगा। कितने लोग हैं देखिए, अपना पढ़ेंगे क्वेश्चन ऐसे हाथ ही कांप रहा है, अरे ऐसा कौन सा आफत आ गया। अब इसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए SC ST के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, SC/ST के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, SC/ST के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति, फिर लिख दीजिए भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, 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 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जैसे जैसे यूटी के, जैसे यूटी के यूनियन टेरिटरी के CM/अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यूटी के CM/अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मैं कहूं कि अनिल केजरीवाल साहब की नियुक्ति किसने किया? राष्ट्रपति। मान लीजिए दिल्ली के अन्य जो मंत्री उनकी नियुक्ति कौन किया? तो राष्ट्रपति। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किया? तो राष्ट्रपति। एक लाइन का कंसेप्ट है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी सीधे राष्ट्रपति जो है सब नियुक्ति करता है, उपराज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति की सहायता में कार्य करता है, जाके शपथ दिला देगा। राष्ट्रपति बोल देगा हमारे पास समय नहीं, जाके शपथ दिला दीजिए अनिल केजरीवाल साहब, जाके शपथ दिला देगा। लेकिन हम टिक लगाएंगे राष्ट्रपति। पांडिचेरी का मुख्यमंत्री तो राष्ट्रपति। हमारे ये जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, वहां पर विधानसभा का चुनाव होगा अभी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। तो अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होगा तो वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत सारे जो परिषद हैं उनका गठन राष्ट्रपति करता है। जैसे मैं कहूं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देख रहे हैं ना? अरे आप लोग इतना भयंकर कंफ्यूजन है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो PM। तो पहले बोले थे तो कंफर्म नहीं था ना, मैं थोड़ा सा इधर उधर किया तो हिल गए आप। लिखिए अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना। अरे अंतर्राज्यीय परिषद संविधान में लिखा था 263 में, तो 263 में लिखा था, और उसके बाद उसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। राष्ट्रपति ने 1990 में इसका गठन किया। VP सिंह सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। सरकारिया आयोग ने अपने सुझाव में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात किया था 1983 में। नहीं, राष्ट्रपति। संसद क्या करेगा उसमें? खूब कंफ्यूजन आप भी पढ़ी हैं। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब आगे पढ़ाऊंगा। लिखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, लिख दिए, अब ब्रैकेट लिख दीजिए, ब्रैकेट लिखिए। इसका अध्यक्ष पदेन PM होता है। खूब उल्टा सीधा पढ़ रखे हैं, भयंकर वाला यूट्यूब की। यूट्यूब ने तो और बर्बाद किया, लगे हाथ। जो थोड़ा बहुत जानकारी था वो भी चौपट कर दिया एकदम।
आप ही लोग की तरह स्टूडेंट लोग लिख रहे हैं, कितना नॉलेज है बताइए आप लोगों को। अब जैसे देखिए इधर क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? हम जो पूछेंगे वो बताएंगे कि दूसरा टिक लगा के आएंगे। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद, सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री। ठीक। किसी विशेष क्षेत्रीय परिषद का, मान लीजिए मैं कहूं कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सोच के बताइए। मैं कहूं कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का, मान लीजिए, चलिए छोड़िए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बढ़िया। जैसे कोई भी जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका मुख्यालय जहां पर होता है, उस वो मुख्यालय जिस राज्य में पड़ेगा, यूटी में पड़ेगा, वहां का जो मुख्यमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, यानी केजरीवाल साहब उत्तर क्षेत्रीय परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष, और मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष योगी साहब है, क्योंकि इलाहाबाद में मुख्यालय है। क्षेत्रीय परिषद का गठन, क्षेत्रीय लिखा है ना, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, हमको भी पढ़े बहुत दिन हो गए। क्षेत्रीय परिषद का गठन, आप ब्रैकेट लिख दीजिए, ब्रैकेट लिख दीजिए, सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का गठन, आप ब्रैकेट लिख दीजिए, सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। लेकिन किसी विशेष क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, लेकिन किसी विशेष क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष किसी विशेष क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष उस राज्य का सीएम होता है, उस राज्य का सीएम होता है जहां उसका मुख्यालय होता है, जहां उसका मुख्यालय होता है, जहां उसका मुख्यालय होता है। फिक्स, फिक्स, हाँ हमेशा। और अब एक मिनट और बताता हूं, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब जेल में है तो मान लीजिए ध्यान जाएगा, पूछ लेगा, कोई लगाएगा नहीं, वो तो ऐसे पूछेगा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो केजरीवाल साहब लगाना पड़ेगा। क्या बता रहा था, अच्छा, जैसे किसी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित करना है, क्योंकि लद्दाख वाला विवाद चल रहा है, पढ़ाऊंगा इस बार 5वीं और 6वीं अनुसूची को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका क्वेश्चन आएगा। अरे लद्दाख में नहीं जो आंदोलन चल रहा है, तो किसी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित करना है या समाप्त करना है, तो इस राष्ट्रपति का कार्य, लिख दीजिए, किसी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित करना, किसी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित करना या समाप्त करना। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भले कोलिजियम की सलाह पर करे, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिख दीजिएगा वहीं पर, सुप्रीम कोर्ट आप हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ना, राज्य लोक सेवा आयोग का तो राज्यपाल, संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी, 3 तरह का आयोग होता है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, 1919 में हमारे यहाँ जो है पीएससी बनाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, ठीक, 1919 में। और 1935 में हमारे यहाँ जो है, आप जानते हैं 1935 में पीएससी बना दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया, और फिर जो है एसपीएससी बना दिया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया 1935 में। तो ये जो
अब जानते हैं कि इस कमीशन की सलाह पर ली आयोग, बढ़िया, ली आयोग की सलाह पर बनाया गया था। अब जानते हैं कि जो एफपीएससी बनाया गया था, इसका इसका जो मतलब कि इसका जो बनाया गया मुख्यालय, मतलब कि एफपीएससी जो बनाया गया, तो इलाहाबाद की जो बिल्डिंग है ना, वहीं से पूरे भारत की परीक्षा हुआ करती, जो आजकल यूपीपीसीएस का होता है। अब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, इससे डबल डबल कमरे हैं, 1.5 गुना कमरे हैं। मतलब हल्का फुल्का वहां बोलेंगे तो उसको सुनाई भी नहीं देगा। वो बड़ा सा मेज है ना, इतना बड़ा मेज उन सबों का है। मतलब ये सोचिए कि 4 बेंच, हाँ 3 बेंच मिला देंगे तो मेज है, वहां बैठे रहते हैं सब, यहाँ बैठा रहता है। इसीलिए वहां पर हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा तेज बोलिएगा, तो उसको सुनाई नहीं देगा। पर धीमे धीमे बोलेंगे सुनाई नहीं देगा, बार बार बोलेंगे तेज बोलो। तो वहां पर अब अंदर बड़े बड़े रूम है, बड़े बड़े मेज लगे हुए हैं। तो ये जो एफपीएससी का एग्जाम वहीं से शुरू हुआ था, 1925-26 से। अब जानते हैं कि जब हम लोग आजाद हो गए 1950 में, जब संविधान लागू हो गया, 1950 में संविधान लागू होने के बाद इस एफपीएससी का नाम बदलकर, चूंकि संविधान में हम लोगों ने कहीं पर फेडरल शब्द का तो प्रयोग किया नहीं, यूनियन शब्द का प्रयोग किया, इसका नाम बदलकर हम लोगों ने यूपीएससी कर दिया, और एसपीएससी को एसपीएससी ही रहने दिया गया। और फिर इसके अलावा एक नया कमीशन बनाया गया, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो 4-5 राज्यों का परीक्षा लेता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए। लिख दीजिएगा, जेपीएससी के अध्यक्ष / सदस्य की नियुक्ति जेपीएससी के अध्यक्ष / सदस्य की नियुक्ति। जो बताया था भाई, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संसद जो है, संसद विधि बनाकर इसको रेगुलेट कर सकती है, इसीलिए सीडीएस का पद बनाया गया था। नोट करके नीचे लिख दीजिएगा कि सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन संसद विधि बनाकर इसका विनियमन कर सकती है, संसद विधि बनाकर इसका विनियमन कर सकती है। विधि बनाकर इसका विनियमन कर सकती है। संसद विधि बनाकर इसका विनियमन कर सकती है। ठीक है। तो राष्ट्रपति में ये सब पढ़ना था। अब इसी तरह से उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति आप लोग पढ़े हैं तो एक आइडिया लग गया है, तो जल्दी से हो जाएगा। उपराष्ट्रपति में जैसे सामान्य बातें जो है, सामान्य बातें, और फिर उपराष्ट्रपति का कार्य आप लिख सकती हैं। बोलिए। राष्ट्रपति लिस्ट, वो तो कंसेप्ट आगे क्लियर करा भी दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको एक ही लाइन ध्यान रखना है, नीति आयोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि नीति आयोग जो है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या सदस्य सब लोग त्यागपत्र अपना प्रधानमंत्री को देगा, बाकी सामान्यतः सबका राष्ट्रपति ही है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो तो राज्यपाल को त्यागपत्र देगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल को त्यागपत्र देगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है। और हाई कोर्ट का जज कैसे हटाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। मैं यदि पूछूं कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो संसद में प्रक्रिया चलेगी। जांच करने के बाद हटेगा, इसे समझिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं राज्य स्तर पर हमारे यहाँ सेक होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जैसे मान लीजिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे एसपीएससी हो, एक लाइन का कंसेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति हटाएगा। राष्ट्रपति हटाएगा नहीं, राष्ट्रपति, सही कह रहे हैं, राष्ट्रपति एकदम सही।
एक लाइन का कंसेप्ट हुआ कि जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे जेपीएससी है, चाहे एसपीएससी है, उनको यदि हटाना होगा, अध्यक्ष को हटाना होगा, तो सबसे पहले जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और जांच करके सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति अध्यक्ष को हटाएगा। ठीक, हमको जो थोड़ा ध्यान आया इसलिए जल्दी से बोल दिया था, सेक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, हाँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, हाई कोर्ट के जज के बराबर। बल्कि कहीं लिख दीजिएगा एक लाइन, वहीं कहीं नोट करके लिख दीजिएगा। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ऐसे समझिए। अभी सब क्लियर कराता हूं। पहले तो वो क्लियर हो गया ना मामला कि यूपीएससी, जेपीएससी और एसपीएससी, इसके अध्यक्ष को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि जो सेक है, स्टेट इलेक्शन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, इसको कैसे हटाया जाएगा? तो हाई कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर। और तीसरा एक जो मुद्दा था जो भी बोल रहे थे, त्यागपत्र, हाँ, वो भी क्लियर करता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सब लोग अपना रिजाइन त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक, अब आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसके समक्ष शपथ लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। हाई कोर्ट का जज किसके समक्ष शपथ लेगा? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक, और राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेगा? देख रहे हैं ना, नया किताब लाए हैं। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये जो अपना जो शपथ लेगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष। क्लियर हुआ? नीति आयोग जो है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। अभी लिखवाया हूं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के जितने सदस्य हैं, ये लोग अपना रिजाइन किसको करेंगे? प्रधानमंत्री को। ठीक है ना? चलिए, कुछ पूछना है? बोलिए बोलिए, क्या लिखा हो बताइए। ठीक है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति टिक लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। लेकिन हमको तो टिक लगाना है, राष्ट्रपति हटाएगा, काम खत्म। सब कार्य मान्य होंगे। नहीं, बता रहा हूं, वो अलग से चलेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो आप बताएं, जो जैसे मान लीजिए एसपीएससी है, जैसे यूपी पीसीएस कमीशन है, जो आप लोग का रिजल्ट आता है ना, फाइनल कोई भी रिजल्ट आएगा, पीटी का, मेंस का, एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल उस पर अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं होता है। बहुत बार विवाद भी उत्पन्न हो गया, आपसे बताऊं, इसके कारण एक एक दो दो महीना रिजल्ट।
के समय में जो परीक्षा उच्चा हुआ, जो नियुक्ति हुआ, वो सब तो वैध ही माना जाएगा। वो दूसरी बात है कि किसी की नियुक्ति यदि मान लीजिए सब करिए ऐसा किया गया जिसने कोई फ्रॉड किया है, जैसे अभी प्राइमरी स्कूल के सब टीचरों को पकड़ा जा रहा है, अभी देवरिया गोरखपुर का सब जांच चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने फर्जी मार्कशीट लगा दिया था, इधर उधर कर दिया था, नंबर बढ़ा लिया था, बीएड में इधर उधर कर दिया था। अब सब लोग की वसूली उसली चल रही है, कुछ लोग जेल भी गए हैं, क्या करें। सारा नहीं। चलिए अब आगे चला जाए, छोड़िए ये सब तो मैं समझाऊंगा ही। ये जो बता रहा था उपराष्ट्रपति, सामान्य बात, ये सब चलता रहेगा एकदम। आप लोग भी खूब पढ़ के आया करिए, खूब पूछा करिए। बस ये कि शुरू में पूछा करिए, बीच में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर हम लोग का कोर्स डिले होगा। मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का एक ये भी है कि देखिए आदमी अब 50 साल का जब हो जाता है तो 50 साल के बाद ये होता है, अब हमारे जो मित्र दोस्त लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि अब धीरे धीरे जो है अब दूसरा भी तो काम करना है ना जीवन में, एक यही काम थोड़े ना है। तो मान लीजिए हम पढ़ा देंगे लोगों को, एक मान लीजिए बता देंगे, तो हम कम से कम मान लीजिए अपना जो है दायित्व तो हमने पूरा कर दिया ना। इसीलिए सब वीडियो बनवा देता हूँ, जरूरत पड़ेगा सब यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, काम खत्म, अपने अपना दायित्व पूरा कर दिया। जो हमारे पास ज्ञान था हम समाज को देख कर जाएंगे, लेकर कुछ नहीं जाना है। जो कुछ लेकर कोई गया ही नहीं तो मैं क्या लेकर जाऊंगा, इसीलिए सब पढ़ा देता हूँ कि चलो भाई अच्छा से पढ़ा दिया जाए। अब जब देखिए, अब यहाँ चलिए उपराष्ट्रपति, बोलिए बोलिए कुछ क्वेश्चन, नहीं जल्दी से पूछ लीजिए। अरे कुछ भी पूछिए संविधान में, ये मत सोचा करिए कि उपराष्ट्रपति पूछेंगे तो। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मान्य होगा। किए गए दिन, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट लिख रहा है। आयोग ने क्या दिया आंसर? नहीं, बेयर एक्ट में दूसरा लिखा है, ये दूसरा वो उससे अच्छा आंसर लिख रहा है। एक मिनट देखें। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कौन सा बताइए, पंखा बंद कर दें। अच्छा वो ठीक है, बंद करवा देता हूँ, एक एसी बंद करवा देता हूँ। बहुत बढ़िया। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, ये संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व अभी पढ़ा देता हूँ इसको, अभी पढ़ा देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, आयोग ने क्वेश्चन गलत माना उसको। ये सी बंद कर दो, अभी मैं बेयर एक्ट से इसको समझा दूंगा, इसको यहीं पर रहने दीजिए, अभी समझा दूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आयोग ने आंसर गलती दे दिया था, उसको लिख कर भी दिया गया, तब भी सुधार नहीं हुआ। बेयर एक्ट खोलिए, देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट। स्टैट्यूटरी राइट है, और नहीं दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट लगेगा, लीगल नहीं लगेगा। यूपीएससी का आंसर क्वेश्चन ना आज के 7 साल पहले पूछा था, 5 साल पहले, उसमें आंसर बता देता हूं। उसमें पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 मिनट बोल देता हूं। मत देने का अधिकार क्या है? तो मत देने का अधिकार क्या है, तो उसमें लिखा था कानूनी, नंबर ए। बी लिखा था संवैधानिक, संवैधानिक। सी लिखा था स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। और डी लिखा था कुछ, लिख दिया था कुछ ऐसे। अब जैसे समझिएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 326 में हमारे यहां मत देने का अधिकार है। अब 326 में मत देने का अधिकार है, तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्याख्या किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मत देने का अधिकार 326 में है तो संवैधानिक अधिकार है, ठीक। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को मत देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए संवैधानिक अधिकार होते हुए इसका स्टेटस स्टैट्यूटरी है, इसलिए स्टैट्यूटरी राइट टिक लगाना पड़ेगा। ये आंसर है।
अरे वो अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी लिख दिया होगा, मैं बता रहा हूं आपसे, क्योंकि स्टैट्यूटरी को भी अब हिंदी में कानूनी लिख दिया जाता है। स्टैट्यूटरी मतलब सांविधिक, 2012 का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी लिखा हो अंग्रेजी स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब किसी को मत देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। अब जैसा समझिए, अब मान लीजिए स्टैट्यूटरी नहीं लिखा है, स्टैट्यूटरी नहीं लिखा है, तब आप लगाएंगे संवैधानिक। स्टैट्यूटरी आंसर में नहीं है, मुझे क्वेश्चन पूरा याद नहीं है। यदि मान लीजिए आंसर में स्टैट्यूटरी नहीं है, तब आप लगाएंगे संवैधानिक, लेकिन किसी कीमत पर कानूनी नहीं होगा। तो गलत मान तो लिया गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, वो खत्म कर दिया गया। हाँ? अरे उसमें डिस्कशन हुआ, प्रूफ भेजा गया था, और क्या समझते हैं, लिख के भेजा गया था। मैं तो इलाहाबाद में रहता था, तो कमीशन में खुद जाता था, कमीशन में खुद जाता था, वहीं पर बहस करता था, किताब तब लेके जाता था। हम तो भाई अपना आप तर्क बताइए, मैं भी अपना तर्क बताता हूँ। हम थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो थे पंकज जी। पंकज जी तो मेंबर भी बन गए। पंकज सिंह मेंबर रहे यूपी कमीशन को, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं। हम पंकज सब लोग जाते थे, बैठिए बताइए क्यों ऐसा आंसर हुआ। हम लोग अपना किताब लेके जाते थे, वो तो चलता ही रहता है। चलिए छोड़िए, अब ये चलिए सामान्य बात, ये जो बता रहा था कि इसमें जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे यहाँ, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और जिस तरह से अमेरिका में सीनेट का वो अध्यक्षता करता है, वैसे ही भारत में जो है राज्यसभा का सभापतित्व का कार्य करता है। नंबर 1, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। और जिस तरह अमेरिका में सीनेट का अध्यक्ष होता है, उसी तरह भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसी तरह भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब जितना भी छोटा छोटा बात है, अब जैसे वेतन है, वेतन कितना है उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति नाम का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति सभापति होने का नाता वेतन पाता है, और वर्तमान में 4 लाख। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, उपराष्ट्रपति नाम से वेतन नहीं दिया जाता, उपराष्ट्रपति नाम से वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन प्राप्त करता है। राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन प्राप्त करता है, ब्रैकेट में 4 लाख। उसी में एक लाइन लिख दीजिएगा नोट करके, 1996 से पेंशन की व्यवस्था शुरू की गई है। 97 से लागू हुआ था। 1996 से पेंशन की व्यवस्था शुरू की गई। ब्रैकेट में 1997 से लागू। मतलब उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो सभापति होने के नाते है। और मैं बताया कि मूल संविधान में पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि 1996 में निर्णय किया गया और 1997 से पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। और जैसे मैं बताया, जैसे योग्यता है, जितना भी सब छोटा छोटा बात है सब लिख डालना है। योग्यता एक लाइन का कंसेप्ट है, कहीं जन्मजात नागरिकता की व्यवस्था तो है नहीं, तो भारत का नागरिक। नंबर 1 भारत का नागरिक। और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी जन्मजात नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। और उम्र 35 वर्ष, उम्र 35 वर्ष। नंबर 3 राज्यसभा का सदस्य
निर्वाचित होने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, वहीं ब्रैकेट भी दीजिएगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापतित्व करता है। हाँ, इसलिए योग्यता की बात की गई, क्योंकि राज्यसभा का सभापतित्व करता है। नंबर 4, लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो। जितना यूपी का क्वेश्चन है ना 10-12 साल का, सब सॉल्व करा दूंगा। कितना टाइम लगना है, मैं आईएएस का 24 साल का सॉल्व करा रखा हूं, यूट्यूब पर है तो 24 साल का, 1990 से लेकर जो है 1990 के, हाँ 90 से लेकर करवा दिया था 2024 तक। 5 दिन का काम है, सब पेपर इकट्ठा करता हूं, बोल दूंगा। अब ठीक रहेगा, बोल दूंगा तो अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब जा देखिए, जैसे मान लीजिए वेतन हो गया, योग्यता हो गया, रिक्तता समझिए। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, किसी कारण, सुन लीजिए तब लिखिएगा, किसी कारण से यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो संविधान में केवल इतना ही लिखा गया है कि यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता नहीं। लिख दीजिए। यदि अगला पॉइंट, यदि किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, यदि किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो यथाशीघ्र चुनाव होगा, यथाशीघ्र चुनाव होगा, यथाशीघ्र चुनाव होगा। इस तरह 6 माह के भीतर चुनाव कराना, इस तरह 6 माह के भीतर चुनाव कराना यथाशीघ्र चुनाव होगा। इस तरह 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता नहीं है, 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता नहीं है। और जैसे मैं बताया पदावधि, तो पदावधि इसका है 5 वर्ष, जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से 5 वर्ष है। अब मैं कल भी समझाया था आप लोगों को, लेकिन तब तक जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है तब तक वो बना रहेगा। लिख दीजिए पदावधि में 5 वर्ष, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तब तक पद पे बना रहेगा। शपथ किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति के प्रति। और अभी बताया था कि राष्ट्रपति अपना जो है वो जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देता है, वही बना लीजिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अब जा देखिए, जैसे मान लीजिए मैं चुनाव बताया था आप लोगों को, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी पहले समझ लीजिए, तब ये तो क्लियर हो गया ना। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये चुनाव भी जो है पीआर मतलब कि अनुपातिक प्रणाली, पीआर विद एसटीवी सिस्टम से ही होता है, एसटीवी सिस्टम से होता है। यहां पर ध्यान रखिए कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा के जो है सभी सदस्य जो है, सभी सदस्य का मतलब हुआ निर्वाचित प्लस मनोनीत, सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। आप देख रहे हैं
कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी जो है अप्रत्यक्ष हुआ, इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष हुआ क्योंकि जनता तो करती नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए अप्रत्यक्ष होता है तो यहां पर जो कोटा निकाला जाता है उपराष्ट्रपति के लिए, जैसे मैं बताया था ये वाला, यही कोटा लागू होता है। तो कैपिटल एन का मतलब कुल वैध मत, कुल वैध मत। कुल वैध मत का मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य, 543। दो एंग्लो इंडियन खत्म हो गए ना, और जो है उसमें राज्यसभा में कितने हैं, 200, 245 वर्तमान में। अब ये दोनों जोड़ दीजिए तो 5 2 7 हो गया, और ये हो गया 8, ये हो गया 8। ठीक। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये फार्मूले से मान लीजिए वैध मत इतना आ गया, तो मान लीजिए मैं कहूं कि कोटा निकालेंगे तो कितना हो गया, 700। कोटा निकालेंगे तो कितना हुआ, 788/2 + 1, 395। तो 395 जो वोट पाएगा वो विजयी होगा। और इसमें ध्यान रखिए कि चुनाव में जो है मत मूल्य का प्रयोग नहीं होता है, मत का प्रयोग होता है, मत मूल्य का प्रयोग नहीं होता, मत मूल्य का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब सबका मत बराबर होता है, यही तो मतलब निकला, सबका मत बराबर होता है। अब मैं मान लीजिए लिखूं कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का मत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में बराबर होता है, सही बात है भाई, एक वोट हमने दिया, एक वोट आपने दिया, कोई लोकसभा का सदस्य हो, कोई राज्यसभा का सदस्य हो, को क्या लेना देना, सबका वोट एक ही होगा। और चुनाव जीतने के लिए कितना वोट प्राप्त करना पड़ेगा, 395। ठीक है, तो दोनों सदनों के जो है सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, इसे बना लीजिए, लिखने की क्या जरूरत है। अब इसी के नीचे नोट करके लिखवा देता हूं 2 4 लाइन, बना लिए। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, शपथ नहीं लिया, मान लीजिए राष्ट्रपति ने शपथ नहीं लिया है तो तब तक तो पूरा नहीं मान्य होगा ना, शपथ ग्रहण कर लेगा उस दिन से माना जाएगा, चुनाव की तारीख से नहीं। यही तो इस वाले पेपर में था मामला, उपराष्ट्रपति वाला जो था ना, जिस दिन उसका बोला है ना, एक लिखा है ना सेंटेंस, जो अभी निकाल के हमको दिखा रहे थे वहां पर, जो इसने जो लिखा है ना उसमें, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो ये लिखा जो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन, अभी समझाता हूं, संविधान में यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए टेक्निकल लिखा गया है, वो वाला फार्मूला यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये लिखा है ना कि जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, सही बात है। दूसरा वाला गलत है, क्या जैसे पढ़ लूं, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, सही बात है, सही बात है, संविधान में लिखा है, बेयर एक्ट में पढ़ लीजिए ना, बेयर एक्ट में देखेंगे आपको आश्चर्य हो जाएगा। देखिए बेयर एक्ट में
जिस दिन वो रिजाइन करेगा उस दिन का उसका जो कार्य होगा वो विधिमान नहीं होगा। संविधान में यही लिखा है। मुझको तो याद आ गया ना, 20 साल पहले मैं पढ़ा हूं लेकिन याद आ गया। आपको आश्चर्य हो जाएगा पढ़कर। सही मान रहा है, सही मान रहा है। मैं 20 साल पहले पढ़ा हूं भाई। कौन सा कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। आयोग क्या कर रहा है? एक नहीं, इसमें दोनों सही होगा। आयोग का आंसर ठीक नहीं तो। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। कार्य विधि मान्य, मेरा कंसेप्ट पहले सुन लीजिए। जिस दिन वो घोषणा करेगा उस दिन का जो कार्य होगा वो विधिमान्य नहीं होगा, यह है कंसेप्ट। अभी यही चीज लिखा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। सही बात नहीं, राष्ट्रपति के लिए अलग है। यही तो बता रहा हूं। आप लोग अभी संविधान में बहुत सीखना है। अभी दिखाऊं उसमें, आप लोग को आश्चर्य हो जाएगा। अरे एक मिनट का काम है, रुक जाइए। अभी संविधान में हम लोग 10% भी नहीं जानते हैं, ये बात जान लीजिए। संविधान में तो बहुत सारा सीखना है। अभी पढ़ूंगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। ये रहा। देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था तो उसके द्वारा यथा स्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उसके द्वारा किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। ठीक, और उसके नीचे क्या लिख रहा है अब बताता हूं। उसके नीचे तो लिख दिया उसका सुप्रीम कोर्ट का, अब एक लाइन और लिखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। अभी मैं पढ़ के बता दूंगा। ठीक, इसी में है। आप लोग बेयर एक्ट कौन पूरा पढ़ा है? पूरा एक एक लाइन। इसीलिए तो कंप्लीट का मतलब ध्यान नहीं है ना आप लोगों को। हम लोग चूंकि एक एक लाइन पढ़ते हैं तो हम लोग को याद रहता है ना कि कहां पर कौन सा लाइन लिखा है। जब क्वेश्चन आया था ना तो उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था, उसी समय पूछा था। हमने बोला था कि नहीं, उस दिन का जो कार्य है माने नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं भी बता दूंगा। अब जैसा समझिए, अब जैसे बता रहा था तो चुनाव हो गया। चुनाव में हम लोगों को ध्यान रखना है नोट में कि यदि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक की आवश्यकता हो। नंबर 1 वही नोट करके नीचे लिख दीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 समर्थक की आवश्यकता होती है। भाई 20 प्रपोजर हो गए और 20 जो है अप्रूवल हो गए। प्रपोजर और अप्रूवल उसको बोला जाता है। अब देखिए, जैसे मैं कल जो बताया था दोबारा मत लिखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि वही 15,000 रुपए, और वही जो है जमानत जब्त जो है 1/6 वैध मत का। और जैसे मैं बताया था कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई नहीं, 10 बार उपराष्ट्रपति बनिए कोई समस्या नहीं, पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पर जो है जैसे मैं बताया था कि हमारे यहाँ जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे विधानमंडल का सदस्य हो, अनुच्छेद 66 में लिखा भी है कि कोई भी संसद का सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य हो उपराष्ट्रपति बन सकता है। और जिस दिन उपराष्ट्रपति वो बनेगा, शपथ लेगा, उस दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। एक लाइन लिख दीजिएगा कि अनुच्छेद 66(2) में कहा गया है कि अनुच्छेद 66(2) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। तो इसकी व्याख्या लिख दीजिए उसमें। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है, यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। उसका पद रिक्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। निर्वाचन के बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि अभी जैसे मैं बताया कि उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली हो गया है तो हमारे यहाँ जो है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं। लिख दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग अनुच्छेद 70 पढ़ते हैं ना, तो 70 में ये लिखा था, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में ये लिखा गया था, यदि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाए, तो मूल संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए मूल संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यदि मान लीजिए त्यागपत्र दे दिया या मान लीजिए मृत्यु हो गया, किसी कारण से मान लीजिए पद खाली हो गया, किसी कारण से पद खाली हो गया, पद खाली हो गया, तो हमारे यहाँ मूल संविधान में व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक, अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, अधिकतम 6 माह तक ही बन सकता है, मैक्सिमम 6 माह तक ही बन सकता है, क्योंकि 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता है। 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता है। अब समझिए हमारे यहाँ मूल संविधान में तो इतना ही लिखा था, ये मूल संविधान है, मूल संविधान में इतना ही लिखा था। अब उस दिन कल मैं बता रहा था कि हम लोगों के यहाँ जो है, अब जानते हैं कि 1969 की बात है, 1969 में जो है जाकिर हुसैन साहब का डेथ हो गया। जब जाकिर हुसैन साहब का डेथ हो गया तो उस समय बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे, सॉरी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अब बीबी गिरी साहब को कहा गया कि चलिए भैया पद संभालिए। अब बीबी गिरी साहब ने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम पद नहीं लेंगे। अब मामला फंस गया, तो इनसे कहा गया कि रुकिए पहले। अब तुरंत उसी समय कानून बनाया गया, उस समय कानून बनाकर 1969 में ही कानून बनाकर कह दिया गया कि भाई बीबी गिरी साहब उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिए ना। जब उनसे कहा गया कि चलिए राष्ट्रपति बनिए तो रिजाइन कर दिए। जब रिजाइन कर दिए तब तो राष्ट्रपति बन नहीं सकते, अब क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे? अब तो दोनों पद खाली हो गया। मूल संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होगा तो संसद कानून बनाएगा। तो फिर अब जब ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ तो 1969 में जो है हमारे यहाँ कानून बना, कानून बना। और 1969 में कानून बनाकर ये कहा गया कि यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए अब उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कहा गया कि जो है सीजीआई बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। और सीजीआई मान लीजिए यहाँ पर जो है कहा गया कि भाई सीजीआई बनेगा, सीजीआई बनेगा। और सीजीआई नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। और इसी में लिखा गया कि यदि मान लीजिए कोई नहीं है तो जो है अटॉर्नी जनरल बन जाएगा।
तो यहां तक हमारे यहां नियम बना है? वरिष्ठ न्यायाधीश वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34। तो 34 ही नहीं है, मान लीजिए, सपोज करिए 1 2 3 4 34 तक जो है सभी लोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब लोग अपने एक ही जहाज से जा रहे हैं, मान लीजिए घूमने फिरने, तो कोई दुर्घटना घट गया तो फिर अटॉर्नी जनरल बनेगा। इतना ही नियम बना है। अब आगे नियम बनेगा फिर अगले जन्म में पढ़ाऊंगा। लिखिए, इतना बना लीजिए, इतना ही बना लीजिए बस। तुम सेकेंड है गलत दिया है ना, जो मैं कह रहा हूं वो कंसेप्ट क्या है, मुझे कंसेप्ट तो पता है। कंसेप्ट ये है, जिस दिन उसने त्यागपत्र दे दिया, विधिमान उसका अवैधानिक घोषित कर दिया गया, उस दिन का कार्य विधिमान नहीं होगा। लिखा है उसमें होगा, कुछ है मतलब टेक्निकल है, मुझे ध्यान आ रहा है। जिस दिन देगा उस दिन का विधिमान नहीं होगा। अविधिमान्य नहीं होंगे, मतलब विधिमान होगा तो दूसरा कथन गलत हो गया। दूसरा कथन हुआ तो एक आंसर दिया है, ठीक ही दिया है, एक ही दिया आंसर, एक नंबर ठीक दिया है। वो कुछ टेक्निकल था, मुझे याद आ रहा था। अब जैसा चलिए, जैसे मैं बताया, अच्छा एक तो चीज ये हो गया। यहां पर मैं बताया था कि अभी तक हमारे यहाँ 3 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने, उस दिन लिखवाया था, ठीक है, 3 कार्यवाहक। अब यहां पर अच्छा, वो तो आप लोग नोट कर लिए थे ना, ये वाला, जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है, तो कौन कौन सा राष्ट्रपति रहा, उपराष्ट्रपति नहीं रहा। फिर मैं उस दिन बताया था कौन राष्ट्रपति नहीं रहा, केवल उपराष्ट्रपति रहा। फिर कौन राष्ट्रपति रहा और कौन जो है उपराष्ट्रपति रहा, दोनों रहा। ये 3 लिस्ट बनाना था। कि कौन राष्ट्रपति केवल रहा, उपराष्ट्रपति नहीं। जैसे मान लीजिए भाई, कितने लोग उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बन पाए। हाँ भाई, ये वाला हुआ ना सिस्टम, उपराष्ट्रपति रहे लेकिन प्रमोशन होकर राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो उसमें 4-5 लोगों का नाम लिखवाया था शायद, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत साहब, हामिद अंसारी साहब, वेंकैया नायडू साहब, उसको ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और छूट गया ना, हटाने की प्रक्रिया, इसका लिस्ट बना के रट डालिएगा। एक वो भी एक छूट गया, कौन राष्ट्रपति रहा और कौन जो है गवर्नर रहा, वो तो बना दिया था। और कौन ऐसा न्यायाधीश था जो राष्ट्रपति, कौन ऐसा न्यायाधीश था जो राष्ट्रपति था, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब। और जब आगे पढ़ाऊंगा स्पीकर, कौन कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जो कौन सा ऐसा न्यायाधीश था जो स्पीकर भी रहा। नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी साहब न्यायाधीश कहां थे। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश था जो लोकसभा अध्यक्ष रहा, देख रहे हैं ना, नीलम संजीवा रेड्डी साहब कहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, तो नेता आदमी थे। हेगड़े साहब, हेगड़े, एक सर कहीं पूछा था क्वेश्चन, मैं भी देख रहा था तो लड़का दिखाया तो याद आया कि देखिए क्या क्वेश्चन बनाया बढ़िया, कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश था जो स्पीकर रहा, ये क्वेश्चन था। इतना बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे परीक्षा में आया था। सीडीएस की कौन सा एनडीए पेपर था, उसमें आया था। बहुत उसमें भी खतरनाक क्वेश्चन आता है। उस सीडीएस एनडीए कहने के लिए बाकी संविधान आईएएस से कम नहीं पूछ रहा है वहां पर। तभी तो सीडीएस का मेरिट जो है जानते हैं कि 100 क्वेश्चन में 25-30 नंबर पे हो जाता है, 30-35 नंबर पे हो जाता है सीडीएस वाले। क्वेश्चन इतना भयंकर भयंकर पूछता है वो। अब इसमें जो है एक चीज और छूट गया था ना, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया तो जैसे मैं बताया कि उपराष्ट्रपति को जो है, उपराष्ट्रपति
को 14 दिन की पूर्व सूचना दिया जाता है। 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर सर्वप्रथम संकल्प हटाने का संकल्प कहा जाता है। सर्वप्रथम संकल्प राज्यसभा में आता है और राज्यसभा किस बहुमत से पारित करती है? तात्कालिक बहुमत से। तात्कालिक बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी शब्द का प्रयोग किया होगा। और तात्कालिक बहुमत का मतलब क्या होता है कि खाली स्थान छोड़कर जितना भी है सीट, उसमें से आधे लोग पक्ष में मतदान करें। तात्कालिक बहुमत का मतलब होता है खाली सीट छोड़कर, मतलब रिक्त स्थान छोड़कर कुल संख्या में से आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें। इसको तात्कालिक बहुमत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 245 लोग हैं, इसमें से 10 सीट खाली है, 10 सीट खाली है, तो इसका मतलब 235 हो गया। अब 235 में से आधे से ज्यादा जो है पक्ष में मतदान करें। अब इसके बाद जब यहां से तात्कालिक बहुमत से पारित हो जाएगा, यहां से पारित होगा, तो पारित होने के बाद ये प्रस्ताव कहां पर आएगा? लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्ताव आता है, लोकसभा में प्रस्ताव आता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से पारित, अब बताया था कि साधारण बहुमत से पारित, तो साधारण बहुमत का मतलब बताया था ना। साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित तथा, पेपर करा लिया है ना, करा दीजिए, हो गया ना। अच्छा देख लूंगा तब भेजिएगा, तो 10-15 मिनट का ब्रेक देते ही है, ठीक है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का बहुमत का मतलब लोकसभा की संख्या 543 है, तो पहले आधे से ज्यादा उपस्थित हो जाए। आधे से ज्यादा उपस्थित हो जाए, मान लीजिए हमने मान लिया 300 लोग उपस्थित हो गए, आधे से ज्यादा उपस्थित हो गए, फिर इसमें से जो है आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें। आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें, मतलब पहले आधे से ज्यादा उपस्थित हो जाएं, फिर उसमें से आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें। आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें। और यहां पर ध्यान रखिए, जिस दिन लोकसभा प्रस्ताव पारित करेगा उस दिन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। मतलब जिस दिन लोकसभा प्रस्ताव पारित करेगा उस दिन से पद रिक्त होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता है ना, यहां पर कुछ नहीं। यहां पर जिस दिन लोकसभा प्रस्ताव पारित करेगा उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा। यहां पर जो है जिस दिन लोकसभा पारित करेगा उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा। उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें एक तो कार्य आप लिख सकती हैं, हेडिंग बनाइए, उपराष्ट्रपति का कार्य आप लिख सकती हैं। भाई पहला चीज तो ये हो गया, बना लिए ना। मैं बोला कि सुबह उठिए, 5 घंटा पहले पढ़िए, खूब थक जाइए, उसके बाद 11 बजे आ जाइए।
पहले सुबह उठ के खूब पढ़ लीजिए, थक जाइए, उसके बाद 11 बजे आ जाइए। ये मान लीजिए कि अब इसके बाद जाके संविधान नहीं पढ़ना है, बस हो गया संविधान। अब समझिए, इसमें जो है कार्य आप लिख शक्तियां, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं ये लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन में इस समय 6 लोग हैं, इस समय 6 लोग हैं। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन कौन बनाता है? तो स्पीकर। अभी मान लीजिए प्रश्न पूछे लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? पैनल ऑफ चेयरपर्सन का सदस्य टिक लगाइएगा, ठीक। और ये जो राज्यसभा है तो राज्यसभा में सभापति हो गया, और सभापति नहीं है तो उपसभापति, उपसभापति, और सभापति नहीं है तो यहां पर भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन, 6 लोग यहां पर भी हैं। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन यहां कौन बनाएगा? तो सभापति। अब मान लीजिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से भी कोई नहीं है तो तुरंत चुनाव टिक लगाइएगा, तुरंत चुनाव। यहां पर भी कोई नहीं है तो तुरंत चुनाव, तो लिखा रहेगा तो तुरंत चुनाव के माध्यम से किसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा। सही बात है, ये टिक लगाइएगा। 6, पहले 9 था, 6 कर दिया गया, बदलता रहता है वर्तमान का। तो पहला कार्य तो यही हो गया कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। नंबर 1, राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका। राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका। नंबर 2, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना। राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना जैसे सदस्यों को निलंबित करना, अभी नहीं किया था, पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कौन करता है? उपराष्ट्रपति, सभापति। जैसे सदस्यों को निलंबित करना, और अभी जैसे समझा रहा था कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करना। नंबर 3, राष्ट्रपति। नंबर 1, राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका। नंबर 2 जो लिखवाया, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना जैसे सदस्यों को निलंबित करना। राष्ट्रपति मत लगा दीजिएगा। मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है, उसको बर्खास्त कौन करता है? बोलिए जल्दी से। मान लीजिए लोकसभा के सदस्य को बर्खास्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की सलाह पर टिक लगाइएगा। लोकसभा के सदस्य को बर्खास्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अभी बोला हूं संविधान हम लोग 10% जानते हैं, अगले जन्म में भी मैं संविधान ही पढ़ाना चाहता हूं, ऐसा नहीं किसी जन्म में। रोज सीखता रहता हूं, आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। कहीं साइड में लिख दीजिएगा, पता लगे कि वो भी गलत कर चले आए। संसद सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति राष्ट्रपति करता है, वही तो बर्खास्तगी हुआ। संसद सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति राष्ट्रपति करता है। ब्रैकेट में निर्वाचन आयोग की सलाह पर, और सलाह मानना बाध्यकारी है। हाँ, इसीलिए निलंबन लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा में सभापति। जब बर्खास्तगी और समाप्ति की बात होगा तब राष्ट्रपति टिक लगाइएगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर। चलिए जो हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर 3,
क्लियर हो गया? थोड़ा मानना बाध्यकारी। नंबर 3, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, बोली बोली, अरे तो उस समय जब किताब लिखा गया होगा तो 10 रहे होंगे, तो बदलता रहता है ना, इस साल की किताब थोड़े ना हो, 3 साल पहले का एडिशन आपके पास है, 4 साल का, हरे रंग वाली है ना, 4 साल पहले का एडिशन है। अब तो नया एडिशन 7वां चल रहा है ना लक्ष्मीकांत जी का, हम लोग भी तो मार्केट में रहते हैं, ऐसा थोड़ा के ऊपर से। चलिए लिखिए उसमें कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब जरा देखिए, संविधान में एक चीज और भी है, लिखा गया कि राष्ट्रपति यदि मान लीजिए किसी कारण से रिक्त हो गया पद, अब ज्ञानी जैल सिंह के साथ व्यवहारिक प्रयोग भी हुआ, जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, अमेरिका चले गए इलाज कराने के लिए, तो अब मान लीजिए राष्ट्रपति की बीमारी हो गई या किसी कारण से अनुपस्थिति हो गया, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जितना भी अधिकार है, उन्मुक्तियां हैं, विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, भाई राष्ट्रपति का जो उन्मुक्तियां हैं, विशेषाधिकार है, वो सब उसको मिलेगा कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद पर है। लिख दीजिएगा नंबर 4, राष्ट्रपति की बीमारी, राष्ट्रपति की बीमारी आबलिक अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की बीमारी आबलिक अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और इस दौरान राष्ट्रपति के अधिकार, इस दौरान राष्ट्रपति के अधिकार तथा उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति के अधिकार तथा उन्मुक्तियां उसे प्राप्त होंगे। इसी पर देखिए, जो राजदूत हैं, जो विदेशों के विशिष्ट व्यक्ति हैं, उन लोगों से भेंट करना, लिख दीजिए, अनेक औपचारिक कार्य करता है। एक साल यूपीएससी में मालूम है 150 शब्द का यही प्रश्न पूछा है, ये पिछले साल का ही पेपर में इसका, उपराष्ट्रपति का कार्य आप लिख सकती 150 शब्द, तो लीजिए कहां पर वो गया है। आईएएस का पेपर बता रहा हूं, आईएएस के पेपर में पूछा है उपराष्ट्रपति का कार्य आप लिख सकती 150 शब्द, घर पे जाकर पेपर देखिएगा। तो यदि आपने अच्छा से समझा नहीं है तो 150 शब्द लिखना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। वो कितनी बार लिखेंगे अध्यक्षता करता है, तो उसके बाद भाई कितनी बार लिखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि आप जो है कितना उपराष्ट्रपति के बारे में सोच रखे हैं, इसीलिए लिखवा रहा हूं, 5-7 पॉइंट तो लिखवा दूं। अगला पॉइंट, अनेक औपचारिक कार्य करता है, जैसे जैसे राजदूतों, जैसे राजदूतों तथा विदेशों के विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट करना, राजदूतों तथा विदेशों के विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट करना, इसे क्या लिख दीजिए, संसदीय समितियों में भूमिका, जैसे राज्यसभा की नियम समिति बनाता है, अब यह देखिए आजकल नया कार्य भी शुरू हुआ है, आपको ध्यान होगा कि सरकार की ओर से विदेश यात्रा भी करता है। अगला पॉइंट, सरकार की ओर से विदेश यात्रा करना, 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 विदेश यात्रा करना,
और विदेशों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, विदेशों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत के पक्ष को रखना, अभी आपको ध्यान होगा कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों में भी गए थे, वो भी लिख दीजिए। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों में भाग लेना। जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति बने हैं, किस नंबर के हैं? कितनी बार चुनाव हुआ है? 16 बार। 14वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था ना जगदीप धनखड़ साहब का, देख लीजिएगा, सब लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। और जैसे मान लीजिए लिस्ट में बोला हूं कि लिस्ट बनाइएगा, सब देख लीजिएगा किस नंबर का चुनाव हुआ है। चौदहवें नंबर के उपराष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति के लिए 16 बार चुनाव हुआ है। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के। हाँ, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। हाँ ठीक, 14वें नंबर के, वही याद आ रहा था। हाँ, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लिख दीजिएगा, पता चले वो भी गलत हो गया। यहां पर 3 उपराष्ट्रपति जो हमारे यहाँ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, शंकर दयाल शर्मा साहब और राधाकृष्णन साहब, 3 लोग जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति 3 लिख दीजिए। निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा और राधाकृष्णन। देखिए, जैसे मान लीजिए जब लिस्ट बनाइएगा उपराष्ट्रपति का, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का नाम लिखिएगा, तो यहां पर मान लीजिए एक समय के बारे में भी आइडिया लगा लीजिएगा, और एक यहां पर टिप्पणी वाला भी बना लीजिएगा। टिप्पणी का मतलब जैसे ये है कि अब यहां पर मान लीजिए लाइन खींच के जब लिखेंगे, मैं नोट्स पे लिख भी दिया हूं, यहां पर जैसे लिखेंगे नाम, यहां पर मान लीजिए नंबर हो गया 1 2 3 4, यहां पर नाम लिखिएगा, यहां पर समय अवधि हो गया, यहां टिप्पणी हो गया। तो यहां पर जैसे किसी का, जैसे मान लीजिए राधाकृष्णन साहब थे, तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है, उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। जैसे मान लीजिए जाकिर हुसैन साहब थे, तो जामिया मिलिया के जो है संस्थापक भी रहे हैं। या मान लीजिए सपोज करिए कि बीबी गिरीश साहब उपराष्ट्रपति भी रहे, बीबी गिरीश साहब उपराष्ट्रपति रहे तो सबसे कम अवधि के लिए उपराष्ट्रपति रहे। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरीश साहब, जिन्होंने जो है त्यागपत्र दिया था। अब जैसे मान लीजिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। अब जैसे मान लीजिए शंकर दयाल शर्मा साहब थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो रहे हैं वो, शंकर दयाल शर्मा साहब, तो मुख्यमंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे। ऐसे उनके बारे में भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर में गलत हो जाता है। लिख देगा ऐसा उपराष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री रहा, तो उलझ जाएगा मामला। तो लिस्ट बनाते समय थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो भैरव सिंह शेखावत साहब जो है उपराष्ट्रपति रहे ना, राष्ट्रपति नहीं रहे। भैरव सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे भैरव सिंह शेखावत साहब। ऐसे सबके बारे में 2 2 4 4 लाइन लिख लेना चाहिए। चलिए आज यहीं पर खत्म किया जाए।